हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों का आपको संग्रह मिलेगा और 50 प्रश्न और उनका केवल टू केवल आंसर बिना एनालिसिस और बिना समय लिए हुए आपका केवल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो का सबसे पहला और प्रीवियस ईयर का यह प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जो है, याद रखेंगे, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। तो याद रखेंगे उस जीव का नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखेंगे पांडा, हिरण, गाय, जंगली भैंस। तो याद रखेंगे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर की बात करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना। याद रखते हैं जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना था। तो 71 में कि आपका 72, 73, 74। याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बना था आपका 1974 में। कई बार प्रश्न बन चुका है, प्रीवियस ईयर का कई बार रिपीटेड प्रश्न है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। तो मेघालय का। कहाँ का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है वह मेघालय में है। बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा पूछता है, केवल आप लोग इसको याद रखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो आपका बिहार में है, इस बात को याद रखेंगे। काजीरंगा का बहुत याद रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे दोस्तों, असम में, एक सिंह के गैंडे के लिए बहुत पूछता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आपका अगस्तमलाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो अगस्तमलाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, वह कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान देना होगा। तो याद रखेंगे यह केरल और तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, केरल व तमिलनाडु राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई निम्न में से निम्न की मात्रा से मापा जाता है। याद रखेंगे तो नदियों में जो जल प्रदूषण होता है वह किससे माप किया जाता है। जल प्रदूषण की मापने की प्रवृत्ति होती है, एक कई बार चीजें बन चुका है, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, बीओडी के माध्यम से जल प्रदूषण की माप किया जाता है, या नदियों के जल प्रदूषण की मापन की प्रवृत्ति होती है, बीओडी। याद रखेंगे और नदियों में जल प्रदूषण की घुली हुई निम्न की मात्रा से नापी जाती है। तो याद रखेंगे उसमें क्या नापा जाता है, तो ऑक्सीजन। जितना ही जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घुली रहती है उतना ही जल शुद्ध होता है, और इस बात को याद रखें। तो नदियों में जल प्रदूषण का माप किसके माध्यम से करते हैं, तो बीओडी के माध्यम से। और बीओडी में हम लोग क्या नापते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा को नापते हैं जल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6 नंबर की बात करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। आपसे कहीं भी पूछे कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को। कब दोस्तों, याद रखेंगे 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व कह रहे हैं दोस्तों, ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस। और याद रखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पैन क्या है, PAN। याद रखेंगे पैन क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे एसिडिक डाई है कि आपका पादप हार्मोन है कि गौड़ प्रदूषक है कि विटामिन है। तो याद रखेंगे पैन क्या है, तो गौड़ प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, याद रखते हैं प्रदूषण की माप कौन करता है, तो प्रदूषण की माप करने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड। ये भी याद रखेंगे, एक प्रश्न ये भी बनता है। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड जो है दोस्तों, याद रखेंगे प्रदूषण की मापने की एक संस्था है। याद रखेंगे इसका कार्यालय कहां पे है, इसका कार्यालय नई दिल्ली है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कहां पे प्यारे, तो नई दिल्ली है। ये भी पॉइंट आपका बन सकता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में। कब प्यारे, तो 1974 में। इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा, याद रखेंगे अम्ल वर्षा का निर्धारण पीएच मान से करते हैं। पीएच मान देने वाले जो वैज्ञानिक है इनका नाम है सारेंसन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आपको बता दें पीएच मान जब 5.2 से नीचे हो, 5.2 से नीचे हो, उस वर्षा का, जिस वर्षा का पीएच मान 5.2 से नीचे हो, उस वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। अम्लीय वर्षा से आपका ताजमहल भी प्रभावित हो रहा है, आगरा का ताजमहल। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें अम्लीय वर्षा से जो मनुष्य के शरीर पर या पड़ती है तो स्क्रीन संबंधित समस्या भी होता है, और जो आपके इमारतें हैं, जो कि प्रचलित इमारतें हैं, उन पर इसका जल पड़ता है तो उसका रंग उड़ता है या रंग उसका धूमिल होता है। तो किस कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और
NO2 नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर की बात करिएगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। याद रखेंगे बायोस्फीयर को ओजोन परत बचाती है। किस चीज से बचाती है? आपका इंफ्रारेड से, कि अल्ट्रावायलेट से, कि आपका एक्सरे से, कि आपका गामा रे से? आपको पता होना चाहिए जो ओजोन परत है बायोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट किरणों से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, यूवी से बचाती है। चीजों को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न बन चुका है। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? याद रखेंगे किस धातु के सेवन से इटाई इटाई रोग पैदा होती है? आपको पता होना चाहिए, बहुत प्रचलित है। उस रोग का नाम है कैडमियम। क्या नाम है दोस्तों? कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। कैडमियम के अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। इस चीज को आप लोग याद रखते हैं। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो पारा Hg मार्करी की अधिकता से होता है। ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत क्या है? आपको बता दें दोस्तों, मीथेन कहां से निकलती है? आपको बता दूं, जो मीथेन होती है इसको हम CH4 बोलते हैं। यह दलदल वाली स्थानों पर, याद रखेंगे कहां पे प्यारे? तो दलदल वाली स्थानों पर जहां पे पेड़ पौधे की पत्तियां या सब्जी के छिलके फेंके जाते हैं, जहां पे सड़न गड़न होती है, वहां से हमें मिलती है क्या दोस्तों? तो मीथेन गैस। आपको एक बात और बता दूं कि निम्नलिखित में से मीथेन गैस का स्रोत क्या है? तो धान का खेत। क्या है दोस्तों? धान का खेत। यहां से दोस्तों मीथेन गैस निकलती है। और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, याद रखते हैं, जिसको पगुरी बोलते हैं, पगुरी करने वाले जो पशु होते हैं, उनसे भी मुख से पगुरी करते समय कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। राइट बात, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट, केवल इसमें हम प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं बिना समय को लिए हुए। तो आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब ना करिए चलिए चलेगा, लेकिन आप लोग लाइक करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आपको पता होना चाहिए। आप लोग अगर अब तक नहीं जानते तो इस 4 ग्रीन हाउस और भी गैसें हैं, लेकिन 4 को तो आपको मुख्य याद ही कर लेना होगा, जिसका नाम है दोस्तों CH4 मीथेन बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं, आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, और एक आपका और होता है दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। तो निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपको पता होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड है, जो इसको आप लोग बोलते हैं N2O। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे विश्व वानिकी दिवस जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष के 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 15 नंबर की बात करेंगे। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस, याद रखेंगे साइबेरियन सारस कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो शीतकाल में जो साइबेरियन सारस होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे वह घना पश्चिमी बिहार में दिखाई देते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? तो घना पश्चिमी बिहार में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला बात करेंगे विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 17 जून को मनाते हैं। आपको बता दें, अगर मरुस्थली बात आ गया, और आपको एक बात मैं बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे पर्यावरण का दुश्मन, ऐसे याद रखेंगे पर्यावरण का दुश्मन, या याद रखेंगे मिट्टी को बंजर भूमि में परिवर्तित करने का, या पर्यावरण का दुश्मन किसे बोलते हैं? तो सफेदा को बोलते हैं, लिटमस। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सफेदा, या इसको नीलगिरी या लिटमस बोलते हैं। इसको हम पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? दोस्तों याद रखेंगे, नाम थोड़ा डिफरेंस है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? आपको याद रखना होगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आपको बता दें, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो लद्दाख में है, और उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पे पड़ता है? तो याद रखिएगा लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं, भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछे तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपका 1981 में हुई थी। कब हुआ था दोस्तों? 1981 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया है? तो अंटार्कटिका में। कहां दोस्तों? अंटार्कटिका में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर
दिसंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस का जो सिंबल होता है वो 3 होता है। समताप मंडल में परत पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है? तो समताप मंडल का हिस्सा है। ये भी बातें याद रखेंगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये किरणें नहीं रुकती आती तो मनुष्य को मोतियाबिंद होता है, स्किन कैंसर होता है, सभी समस्याओं को झेलना पड़ता है। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तुरंत बताएगा दोस्तों 1986 में। कब लागू हुआ दोस्तों? याद रखेंगे 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है, तो ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण, समताप मंडल से इसका संबंध है। स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब चीजें आप याद रखते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चलिए आगे ले चलते हैं। 23 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसी वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हम लोग वैश्विक विरासत का वन मानते हैं। आप लोगों को ध्यान देना होगा और चीज़ों को समझना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में नंदनकानन से, कि असम में काजीरंगा को, कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को, कि मध्य प्रदेश में सागौन वन को। याद रखेंगे तो वैश्विक विरासत का वन मानते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। याद रखेंगे वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं, तो जुलाई में मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? जुलाई में। कब? तो 1 से 7, मतलब जुलाई का पहला जो सप्ताह होता है ना, 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई के बीच हमारे देश में अभियान चलाया जाता है अधिक से अधिक वृक्षारोपण का। और आपको बता दें हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को, या कहीं कहीं पे इसको 1 से 7 जुलाई भी लिखा हुआ कह सकता है, या जुलाई का प्रथम सप्ताह भी कहे, जो भी कहे आप लोग उसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। सबसे पहले आपको देखना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग एकदम बिल्कुल समझते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं 26 नंबर की बात करते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है दोस्तों? केरल में। और साइलेंट वैली कहाँ पे है, वो भी याद रखेंगे, केरल में। बहुत ज्यादा पूछता है साइलेंट वैली की बात, याद रखेंगे साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी कहां पे है, तो केरल में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है दोस्तों, तो केरल में है। आपको ये चीजें याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग चले जाइएगा। आगे ले चलते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना होगा प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा। सुंदरबन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, आपको याद रखना होगा। तो सुंदरबन में जो सर्वाधिक वृक्ष पाया जाने वाला, याद रखेंगे सुंदरबन में सर्वाधिक वृक्ष जो पाया जाता है उसका नाम क्या दोस्तों? सुंदरी है। ऑप्शन नंबर सी इसी के नाम पर बना है सुंदरबन। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। और मन्नार की खाड़ी। क्या दोस्तों? मन्नार की खाड़ी जो एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मन्नार की खाड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं सागरी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इबोला क्या है। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि इबोला क्या है, तो आपको बताना होगा ये कवक है, कि आपका बैक्टीरिया है, कि प्रोटोजोआ है, कि आपका वायरस है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इबोला एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न आपको हार्ड लग सकते हैं, तो आप लोगों को ऐसे मन में आप लोग मत रखिए कि प्रश्न हार्ड हैं तो मैं इस प्रश्न को ना पढ़ूं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए सभी प्रकार के प्रश्नों को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को कवर करिए। क्योंकि आप एक ही बार अगर इस प्रश्न को पढ़े रहेंगे, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आपको बिल्कुल आपके माइंड में बनेगा कि आपने इस प्रश्न को कवर कर लिया है। तो इबोला एक प्रकार का वायरस है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, सार गैसों समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा है, तो याद रखेंगे सार गैसों समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा है, तो कवक के कारण पड़ा है, कि शैवाल के कारण पड़ा है, कि आपका आवृत बीजियों के कारण पड़ा है, कि ब्रायोफाइट के कारण पड़ा है। तो याद रखेंगे शैवाल के कारण। शैवाल जो होता है ना, याद रखेंगे यह जो समुद्र या सागर में निष्क्रिय पौधा होता है, जो उसकी सतह पर बिल्कुल वैसे पड़ा रहता है या तैरता रहता है। ऐसे देखेंगे सार गैसों समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा है, तो शैवाल के कारण पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं 32 नंबर की बात करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ पे है, तो नागपुर में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्यारे, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैसें प्रभावी हैं। तो सिलिकॉन तो होता नहीं, आपको पता है। कैडमियम ये भी नहीं होता है। नाइट्रोजन भी आपका हरित गृह प्रभाव में नहीं आता है। आपका CO2 आता है, ये भी होगा सही। अगर आपका N2 रहता तो भी सही हो जाता। आपका क्या होता और दोस्तों, CFC होता तो भी सही हो जाता। और इसके बाद आपका एक और है दोस्तों, याद रखेंगे, CO2 हो ही गया, N2O हो ही गया, CFC हो ही गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। एक और है जो ध्यान पे मेरे नहीं आ रहा है। 4 हैं मुख्य रूप से। जो CO2 आपका मेथेन है दोस्तों, याद रखेंगे, CH4 मेथेन। अगर चारों रहता तो चारों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार बता रहा हूँ। आगे देखेंगे 34 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 34 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने राष्ट्रीय विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, किस प्रदेश में, आपको बताना है दोस्तों। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, और याद रखेंगे किस प्रदेश में है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है प्यारे, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस कारण स्टोन कैंसर होता है। तो स्टोन कैंसर का सबसे मुख्य कारण होता है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण, तो सबसे ज्यादा SO2 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल को। कब प्यारे, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भारत में जो नई नीति वन नीति है, याद रखेंगे, जो नई वन नीति है कब लागू की गई थी, ऐसे याद रखेंगे 1988 में बनी थी। क्या दोस्तों, तो भारत में नई वन नीति, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहां पे पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में। कहां दोस्तों, याद रखेंगे, कर्नाटक में। ये बातों को याद रखिएगा। अपिको आंदोलन बनता है, अपिको आंदोलन कहां से चला था, तो कर्नाटक से चला था, ये भी याद रखेंगे। और चिपको आंदोलन कहां से चला था, तो ये भी चला था आपका उत्तराखंड से। कहां से दोस्तों, याद रखेंगे, उत्तराखंड से। याद रखेंगे, अपिको कर्नाटक से, ये भी याद रखेंगे, पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए चला था। और चिपको आंदोलन भी पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए चला था। यह उत्तराखंड से, और ये कहां से दोस्तों, अपिको कर्नाटक से। दोनों बातें याद रखेंगे। और भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहां पे पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखेंगे, शाकाहारी। क्या बोलते हैं दोस्तों, शाकाहारी। जिसमें गाय भैंस आपके आते हैं, गाय भैंस हिरण बकरी सब आ जाते हैं, शाकाहारी होगा। जो खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसे हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित रखता है। रेड डाटा बुक में ऐसे जीव जंतुओं का या पादपों का आप लोग वर्णन करते हैं जो कि संकटग्रस्त पादप और जीव जंतुओं से है, जो कि जिसकी प्रजाति विलुप्त के कगार पर है, जो नष्ट होने वाले हैं, उनको इसमें हम लोग विवरण रखते हैं और उसको बचाव के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर की बात करेंगे। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। कहां पे आ रहे, मध्य प्रदेश, एमपी में। इस चीजों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि फॉरेस्ट जो आपका जंगल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है दोस्तों, याद रखेंगे, जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना दोस्तों, वो कहां पे है, तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहां पे दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो आप लोग देहरादून को याद रखेंगे। आगे देखते हैं मिनीमाता रोग किसके कारण होती है, तो HG, पारा, मरकरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका HG कहे तभी भी सही, पारा कहे तभी भी सही, मरकरी कहे तभी भी सही। इसके अधिकता के कारण होती है। सबसे पहले कहां पे देखा गया था, तो जापान में देखा गया था। जो कि जापान के फैक्ट्री का जो कचरा था डायरेक्ट जिस तालाब में बह रहा था, उसके मछली को खाने से वहां के जो जनजाति थी वह मिनीमाता रोग से प्रभावित हुई। सबसे पहले मिनीमाता रोग जापान में देखा गया था, पारा युक्त मछली को खाने से ये होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्राउन ईयर का संबंध किससे होता है। याद रखेंगे, ब्राउन ईयर का संबंध किससे होता है, अम्लीय धुआं से होता है कि प्रकाशीय रासायनिक धुआं से होता है कि औद्योगिक धुआं से, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ब्राउन ईयर का संबंध दोस्तों है ना, प्रकाश रासायनिक धुआं से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, अगला है 45 नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? मैंने आपको पहले भी बता दिया, मध्य प्रदेश का भोपाल। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो भोपाल में है। आगे देखते हैं, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना था? आपको तो पहले भी बता दिया हूँ, रिपीटेड प्रश्न 1974 में दोस्तों। कब बना? 1974 में बना। आगे देखते हैं, वन महोत्सव के जनक कौन है? तो याद रखेंगे, वन महोत्सव के जनक कौन है? आपको बिल्कुल बिल्कुल देखना है दोस्तों। वन महोत्सव के जो जनक है के.एम. मुंशी हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीजों को याद रखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हरित क्रांति के जो जनक है ना, एम.एस. स्वामीनाथन है। इस चीजों को याद रखेंगे, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। आपको बताया ना, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। क्या दोस्तों? चिपको आंदोलन के प्रणेता, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन कौन है? तो याद रखेंगे, आपको चीजों को ध्यान रखना होगा। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन का नाम क्या है दोस्तों? तो NEERI, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है ना दोस्तों, यह पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन है, जो पर्यावरण के बचाव के लिए यह जो संगठन है काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 49 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। सबसे मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? सबसे मुख्य वायु प्रदूषक ओजोन है। ओजोन तो वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों। गंधक, जिसको सल्फर बोलते हैं, ये होगा नहीं दोस्तों, ये मुख्य तो होगा नहीं। आगे देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी दोस्तों उतना ज़्यादा मुख्य नहीं होगा। और याद रखेंगे, सबसे मुख्य वायु प्रदूषक जो होता है ना, CO होता है, जिसको विषैली गैस बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये वाहन के सिलेंसर से निकलती है, जो याद रखेंगे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे मुख्य वायु प्रदूषक में आता है CO, याद रखेंगे। विश्व टाइगर दिवस कब मनाते हैं? आपको याद रखना होगा, विश्व टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष के 29 जुलाई को मनाते हैं। कब दोस्तों? विश्व टाइगर दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो आपका अभ्यारण है कौन है? तो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण है दोस्तों। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पे दोस्तों? तो याद रखेंगे, गुजरात में। ये चीजें आप लोग बहुत याद रखेंगे। और विश्व टाइगर दिवस जो मनाते हैं 29 जुलाई को, और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर स्टेट हैं, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सिंह के गैंडों के लिए, एक सिंह के गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? असम। असम याद रखेंगे दोस्तों, असम का है दोस्तों। याद रखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में पड़ता है। इस चीजों को याद रखेंगे, एक सिंह के गैंडे के लिए आप लोग का बहुत प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए है, जो कहां पे दोस्तों? याद रखेंगे, गुजरात में है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे दोस्तों? याद रखेंगे, ये आपका उत्तराखंड में। कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में। बहुत महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछता है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे तो उत्तराखंड में। आपसे पूछे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी आपका कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपको ध्यान रखना होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? तो राजस्थान में है। अब राजस्थान की जगह में आपको बांट देगा, तो भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? याद रखेंगे, राजस्थान के भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वह हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के बारे में अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे, यह कहां पे दोस्तों? तो यह आपका बेंगलुरु में है। कहां पे दोस्तों? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे पाई जाती है? अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे पाई जाती है, तो आपको बिल्कुल बताना होगा दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता उत्तर ध्रुवी वनों में, कि आपका शंकुधारी वनों में, कि आपका शीतोष्ण कटिबंधी वनों में, कि उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता यहां पे पाई जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो नीलगिरी है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर की बात करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी या शुरू की गई थी 1952 में। कब दोस्तों? 1952 में जो पहली राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही
आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आपका ट्रोपोस्फियर में कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। आपको पता होना चाहिए जो आपका ट्रोपोस्फियर है ना दोस्तों, ट्रोपोस्फियर है ना, याद रखेंगे ट्रोपोस्फियर में कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, तो आपको याद रखना होगा 165 मीटर। याद रखेंगे क्या दोस्तों, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर ट्रोपोस्फियर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। सीएनजी से बहुत प्रश्न बनते हैं, इसको हम लोग वाहनी ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वाहनी ईंधन का नाम इसे हम दे देते हैं, और इसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में बोलते हैं, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और याद रखेंगे सीएनजी का मुख्य घटक किसका होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे ब्यूटेन का ही मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण याद रखेंगे, वायु प्रदूषण विश्वसनीय संकेतक क्या होता है दोस्तों। याद रखेंगे जो वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक क्या होता है। याद रखेंगे जो वायु प्रदूषण का संकेतक के रूप में हम किसे लिखते हैं, तो लाइकेन को लेते हैं। किसको दोस्तों, याद रखेंगे लाइकेन तथा मास को लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण का जो विश्वसनीय संकेतक होता है वह लाइकेन को हम लोग मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, एलपीजी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, इसका फुल फॉर्म होता है जो आपको लोग याद रखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इस चीजों को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, 60 प्रश्नों को हमने कवर किया बहुत कम समय में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा आप लोग कवर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक को स्कोर कराएंगे। तो दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहिए एफसेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।